नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आपका नेक्स्ट मंथ में शेड्यूल्ड है और अपने रेगुलर टाइम पर आपकी एग्जाम जो है हो जाएगी और आपको ये इंटीमेशन भी मिल गया होगा कि आपके एग्जाम कौन से शिफ्ट में है। और हालांकि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपका एग्जाम कौन से शिफ्ट में होता है, बट जिनका एग्जाम आफ्टरनून की शिफ्ट में रहता है उनको मैं खास एक हिदायत देना चाहूंगा कि आप कम से कम एक पेपर, ठीक है, कम से कम एक मॉक टेस्ट दोपहर के समय जरूर लगाएं। अगर आप दिन में सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो वो दोपहर के टाइम पर लगाएं। क्यों? क्योंकि इन केस अगर आपकी एग्जाम दोपहर में शेड्यूल होगी तो दोपहर में एक टाइम ऐसा होता है जब थोड़ी सी नींद आती है, ठीक है, और हमारी जो एक तरीके से आउटपुट होता है, हमारी एफिशिएंसी होती है वो काफी कम रहती है। तो उस समय अगर आप पेपर को सॉल्व कर पाते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट होता है, ठीक है। तो सुबह सुबह अगर आप उठ के कर लेते हो आसानी से कर लोगे क्योंकि उस समय माइंड काफी फ्रेश रहता है। शाम के टाइम भी आप आसानी से कर लोगे, लेकिन दोपहर का एक लेजीनेस का टाइम होता है, इसलिए आप जो भी मॉक टेस्ट करें उनको दोपहर के टाइम पर शेड्यूल करें, ठीक है। आपसे कहना चाहता था, इसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया कि आप जो है जिनकी तैयारी लगभग हो चुकी है, जिन्होंने अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें, ठीक है। मॉक टेस्ट से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप टॉपिक वाइज या फिर जो सेक्शनल क्वेश्चंस हैं या फिर सेक्शनल मॉक है वो देते होंगे, लेकिन मॉक टेस्ट, पूरा मॉक टेस्ट 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट देना अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आप कितना गलती कर रहे हो, किस तरह की गलतियां कर रहे हो, या फिर आप टाइम लिमिट में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये सारी चीजें आपको उसी चीज से पता चलेगी। और दूसरा, जैसे एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, यानी ऑब्वियस सी बात है थोड़े क्वेश्चन उतने ज्यादा है, मतलब हार्ड नहीं आएंगे, थोड़े इजी लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपको ये सजेशन मैं देना चाहूंगा कि ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप रीजनिंग का पेपर उठाएं और रीजनिंग का पेपर 1 से लेके पूरा का पूरा शुरू से कंप्लीट 35 क्वेश्चन तक कंप्लीट करें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्यों? क्योंकि गलती से किसी एक क्वेश्चन में अगर आप फंस गए तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। और लगभग कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि 35 के 35 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। ऐसा जरूरी नहीं है अगर पेपर हार्ड आया तो ये जरूरी नहीं है कि आप 35 के 35 क्वेश्चन सॉल्व कर ही पाओ, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम अपना आउटपुट देना है। जो आपने तैयारी करी है उसके अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम अपना आउटपुट देना है। तो जनरली जो मैं तरीका अपनाता था वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से आप अपनी अप्रोच को रखेंगे। सबसे पहले जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, पजल को कभी भी पहले पिकअप ना करें। हालांकि क्लर्क का पेपर है इसलिए उतना कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, ये चीजें पीओ में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, बट यहाँ पर क्लर्क के पेपर में भी आपको ये चीजों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस, जैसे अगर सपोज करो कि आपके जो सिलॉग्स हैं वो आप इजीली कर सकते हो, इजीली फटाफट उसमें आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद अलग अलग कोड दिए जाते हैं, कोडिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो। और फिर अगर वन लाइनर है जिसमें ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है, या फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर आप जो ये वाले क्वेश्चन हैं जिसमें छोटे छोटे 3-3 मार्क्स की पजल आती हैं, छोटी पजल, वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनको आप पहले निपटा लो, ठीक है। और उसके बाद जब आपको लगे, हालांकि पजल को एकदम लास्ट में भी आपको नहीं सॉल्व करना है, ये नहीं देखना कि पजल एकदम लास्ट में हम सिर्फ पजल को सॉल्व करेंगे, नहीं। जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर वाले, जिसमें अल्फाबेट्स दिया जाता है, अल्फाबेट्स की पोजीशन चेंज करनी है, या फिर उन अल्फाबेट्स के अलग अलग लेटर दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, उन क्वेश्चन को कभी भी पहले पिकअप ना करें क्योंकि वो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेंगे। मैं आपको सिर्फ यही सजेशन दूंगा कि आप 20 मिनट में से 7 से 8 मिनट आप बाकी जो क्वेश्चंस हैं पजल को छोड़ के और ये जो वन लाइनर है उनको छोड़ के बाकी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लें। और उसके बाद जैसे ही 7 से 8 मिनट हो गए, जितने क्वेश्चन हुए कोई बात नहीं, उसके बाद सीधा पजल पर आ जाओ और जितनी पजल हो सकती है उतनी पजल सॉल्व कर लो। और उसके बाद लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचे तो ये वन लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर वाले क्वेश्चन जो आते हैं उनको आप सॉल्व करो। यही अप्रोच आपके लिए अच्छी रहेगी, यही अप्रोच आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। क्यों? क्योंकि शुरुआत से ही आप अगर पजल में रहे, पजल बनाना शुरू कर दिया आपने, तो होता क्या है कि जनरली अगर हम किसी गलती से किसी पजल में फंस गए तो वो हमारा काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगी। और आपके पास एक ही मौका होता है, एक मौका, एक गलती और एक साल,
ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अगर एक गलती भी आपने करी और आपको उसकी वजह से आपका पेपर खराब हुआ तो 1 साल आपका बिगड़ेगा, अगले साल फिर आपकी SBI की एग्जाम आएगी, तुरंत नहीं आएगी। क्लियर है ये चीज, बहुत मायने रखती हैं ये चीजें। ठीक है, अभी फिलहाल आपको लगेगा कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एक चीजें बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि 6 से 7 मिनट आपको वो जो सिलॉक्स वाले क्वेश्चन है और इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में टाइम लगाना है। उसके बाद तुरंत पजल पर स्विच कर देना है, और जितनी पजल्स आप सॉल्व कर पाओ उतनी पजल्स, ज्यादा से ज्यादा पजल सॉल्व कर लेनी है। और उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो 1 लाइनर वाले क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, और यही आपको मैथ्स में भी यही अप्रोच अपनानी है कि जैसे आपने जो सिंप्लीफिकेशन है या फिर आपके जो नंबर सीरीज हैं या फिर आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लिया, ये सब सॉल्व करने के बाद फिर आपको DI सॉल्व करनी है। ठीक है, DI सॉल्व हो जाए और उसके बाद अगर आपने अरिथमेटिक कर रखी है और अरिथमेटिक अगर नहीं भी करी है तो एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, हो सकता है शायद आपको क्वेश्चन आ जाए। क्यों? क्योंकि 10th लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो 10th लेवल के क्वेश्चन होते हैं तो शायद हो सकता है आपका वहां पर कोई ना कोई लॉजिक काम कर जाए। और इजी क्वेश्चन भी होते हैं, 10 के 10 क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो उनको भी एक बार चेक करना है। लेकिन ये सब कुछ करना है, DI वगैरह सब कुछ जो भी आपका मटेरियल है वो सारा हो जाए, उसके बाद अरिथमेटिक पर स्विच करना है। सबसे पहले अरिथमेटिक पर स्विच नहीं करना है। हाँ, हालांकि जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है और उनको ये कॉन्फिडेंस है कि वो 35 के 35 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आसानी से, तो वो हो सकता है लाइन वाइज सॉल्व करें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखिए ये प्री एग्जाम है इसलिए यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं लगेगा, अदरवाइज मेन में आपका इंग्लिश बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो लगभग सब सेम ही करके आते हैं, बट इंग्लिश और जो GA होता है वही आपका एक तरीके से गेम चेंजिंग होता है। यहाँ पर भी आपका इंग्लिश बहुत ज्यादा मैटर करेगा। अब इंग्लिश लगभग स्टूडेंट्स का उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इंग्लिश के लिए, क्योंकि हम इंग्लिश उतना ज्यादा वो यूज भी नहीं करते। इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो तो आसानी से पेपर को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो हिंदी मीडियम से या किसी अदर मीडियम से बिलोंग करते हैं उनको इंग्लिश में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, सबसे पहले क्लोज टेस्ट जो होता है ना वो आप सॉल्व करिए, क्योंकि क्लोज टेस्ट में एक इंस्टिंक्ट आ जाता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे आर्टिकल्स पढ़ रहे हो ना तो क्लोज टेस्ट में आपको इंस्टिंक्ट आ जाएगा कि इसका आंसर लगभग यही होगा। ठीक है, 10 में से लगभग 7 या 8 क्वेश्चन में तो आपको ये पता चल ही जाता है कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है, उसके बाद पैराजंबल, हालांकि मेरा पैराजंबल बहुत खराब था, पैराजंबल मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था और मैंने बहुत ट्राई करी पैराजंबल के लिए लेकिन नहीं आता था, तो फिर उस टॉपिक को ही मैंने छोड़ दिया था। जब अगर कभी कभार ऐसा सिर्फ मैं ये समझ पाता था कि हाँ ये फर्स्ट लाइन होगी बस, तो अगर आपका पैराजंबल अच्छा है तो आप पैराजंबल कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज मैं तो सीधा स्विच करता था कॉम्प्रिहेंशन पे। कॉम्प्रिहेंशन के लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं और क्लर्क का एग्जाम है, यानी 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो 20 मार्क्स आपको वहां से मिल जाते हैं। 20 नहीं तो भी आप ये मान के चलिए 17 से 18 नंबर तो आपको वहां से मिल जाते हैं। और क्लोज टेस्ट जो कॉम्प्रिहेंशन होगा बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं होगा, नॉर्मल लेवल का ही होगा, तो आपको आसानी से उसके जो आंसर्स हैं वो समझ में आ भी जाएंगे, क्वेश्चन भी समझ आएगा, उसका आंसर भी आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और जो आपका मेरा जो एक अप्रोच होता था कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का, वो ये होता था कि पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता था। जो भी क्वेश्चन होते हैं, जितने जैसे 10 क्वेश्चन दिए हैं तो 10 क्वेश्चन को एक बार फटाफट मैं एक देख लेता था। इससे क्या होता था कि हमें पता चल जाता था कि किस तरह, जैसे ही वो वर्ड आता था तो तुरंत मेरे दिमाग में लाइट होता था कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो फिर उसको आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ पाते थे, अच्छे से ध्यान देके पढ़ते थे, तो आपका आंसर लगभग राइट होने के चांसेस बढ़ जाते थे। और उसके बाद फिर आपकी जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस अगर कोई आता है तो जैसे उसमें एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो अगर आप करते हो तो आप उसमें आपका देखो इंग्लिश में कॉन्फिडेंस लाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, बस एक ही इंग्लिश का एक तरीके से आप ये कह लो रामबाण है कि आप जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ते रहे रेगुलर बेसिस पे। आर्टिकल्स अगर आप पढ़ते रहोगे तो एक हद के बाद, एक टाइम के बाद आपके साथ ऐसा होगा कि आपको ये नहीं पता चलेगा इस सेंटेंस में क्या गलत है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में यहाँ गलती है। क्या गलत है वो नहीं पता चलेगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको शायद नहीं पता चलेगी, लेकिन ये पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, तो आर्टिकल पढ़ने का ही बेनिफिट होता है, लेकिन आपको आर्टिकल रेगुलर बेसिस पे पढ़ना होगा और कम से कम आधे से 1 घंटा आपको डेली आर्टिकल के लिए देना पड़ेगा।
क्लियर है ये चीज। और अब ग्रामर अगर आप पढ़ने बैठोगे तो मेरे ख्याल से उतना समय आपके पास नहीं है, तो ग्रामर को अभी आप फिलहाल स्किप करो। आर्टिकल पढ़ो, जैसे आपके पास 2 घंटे इंग्लिश के लिए तो 1 घंटा आर्टिकल पढ़ो, 1 घंटा इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, बस यही आपको करना है। और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप इस एग्जाम से पहले दे पाओ उतने ज्यादा मॉक टेस्ट आपको देने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट से आप समझ पाओगे कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। जैसे मॉक टेस्ट आप देते हो 100 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और कितने लोगों के जो हाईएस्ट पर्सन है, या फिर आप आजकल जितने भी आप मॉक टेस्ट देते हो उसमें रैंक बताते हैं कि जैसे 10,000 लोगों ने ये मॉक टेस्ट दिया है, उसमें आपका रैंक क्या है, ठीक है, या फिर आपसे कितने लोग आगे हैं, कितने लोग पीछे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और गलतियां नहीं करनी है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 13,000 प्लस वैकेंसीज हैं, और हो सकता है अगले साल ये वैकेंसीज आए या ना आए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जनरली आपको अगर मैं एक सीधी और सिंपल बात बता दूं तो बैंक अब चाह रही हैं, बैंक अब लगभग क्लर्क की रिक्रूटमेंट को खत्म करना चाहती हैं, क्योंकि एक तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव मैटर में काम करती हैं आजकल बैंक। तो लगभग आने वाले कुछ सालों में आपको क्लर्क की वैकेंसीज दिखना ही बंद हो जाए। तो इसीलिए जितना जल्दी आप तैयारी करके एक अच्छी सी अपनी जॉब पोस्टिंग ले लें तो उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर है। बस और जनरली कई बार ये होता है कि हमें थोड़ा सा लो फील होता है, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, तो बस मैं आपको मोटिवेशन के तौर पर एक ही चीज कहूंगा, सिंपल सी बात है, आप अपने फैमिली की कंडीशन देखिए, आप अपने मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशंस देखिए कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन वो रखते हैं, ठीक है, और फिर ये देखिए कि आपकी एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपकी मम्मी पापा के क्या रिएक्शन होंगे, किस तरीके से आपके लिए चीजें बदल जाएंगी और किस तरीके से लोगों का पर्सपेक्टिव आपके प्रति बदल जाएगा। क्या एक समाज में जो आपका एक ऑरा होगा वो किस तरीके का हो जाएगा। बस यही चीज को आप अपने लिए मोटिवेशन के तौर पर बनाइए, और यही रियल मोटिवेशन है। अपने फैमिली को देखकर आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन आएगा, क्योंकि बाकी मोटिवेशन आप कोई वीडियो देखोगे आप थोड़ी देर में भूल जाओगे, थोड़ी देर में वो बातें दिमाग से निकल जाएंगी, लेकिन आपकी फैमिली दिन भर आपके सामने रहेगी तो उनको देखकर सबसे ज्यादा मोटिवेशन आता है। तो उन्हीं को देखकर आप मोटिवेशन बनाइए, और इमेजिन करिए कि अगर सपोज करो कि आपकी जॉब लग जाए तो किस तरह की चीजें आपके साथ चेंज हो जाएगी। यकीन मानिए, मैं खुद के एक्सपीरियंस से कहता हूँ, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, लोगों का पर्सपेक्टिव आपके प्रति बहुत चेंज हो जाता है। किसी भी आदमी को आपको कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। जो इंसान, जो आपके रिलेटिव आपको जॉब लगने से पहले 10 बातें ऐसे ही मुंह पर बोल के चले जाते थे, उनको आपके सामने बोलने में कम से कम 100 बार सोचना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं और लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। तो इसलिए जमकर मेहनत करिए, और मैं उम्मीद करूंगा आपकी जो मेहनत है जरूर रंग लाएगी। और इस सभी को ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ जय श्री राम। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, वहां पर जाकर पूछ सकते हैं। तो जो भी डाउट आता है मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। जय श्री राम।